नमस्कार। आज हम अमेरिका की एक बहुत ही मशहूर और कह सकते हैं विवादास्पद कहानी की पड़ताल कर रहे हैं, एमिटीविल हॉरर। हाँ, ये कहानी जो 1974 के एक असली भयानक अपराध से शुरू होती है। और फिर उसमें कथित भूतिया घटनाओं, मीडिया के हंगामे और पॉप कल्चर का ऐसा तड़का लगा कि एक किंवदंती बन गई। बिल्कुल। हमारे पास इस पूरे घटनाक्रम से जुड़ी कुछ जानकारी है और आज हम कोशिश करेंगे इस पूरी गुत्थी को समझने की। मतलब वो असली जुर्म क्या था, फिर वो डरावने दावे क्यों आए और उन पर सवाल क्यों उठे। हाँ, तो जड़ से शुरू करते हैं, वो खौफनाक घटना। हाँ, 13 नवंबर 1974 की सुबह एमिटीविल, न्यूयॉर्क में 112 ओशन एवेन्यू वाला घर। वहां रोनाल्ड बुच डिफियो जूनियर ने अपने पूरे परिवार को मार डाला। पूरा परिवार, माता पिता और 4 भाई बहन, 6 लोग। और जो बात इसे और भी अजीब बनाती है वो ये कि सब अपने अपने बिस्तर में पेट के बल मिले। हाँ, और सबको .35 कैलिबर राइफल से गोली मारी गई थी। लेकिन कमाल की बात यह है कि पड़ोसियों ने गोलियों की आवाज ही नहीं सुनी। कुछ भी नहीं, कोई शोर शराबा नहीं। और न ही घर में कोई संघर्ष के निशान थे। ये कैसे हुआ, ये आज तक एक पहेली है। ऊपर से डेल्फियो ने शुरू में ये भी कहा कि घर में कुछ आवाजें थीं जिन्होंने उसे हत्या करने को उकसाया। हालांकि बाद में उसने मान लिया कि वो अदालत में झूठ बोल रहा था। पर इस अपराध ने उस घर को एक पहचान दे दी, एक काला इतिहास। और फिर ठीक 13 महीने बाद दिसंबर 1975 में जॉर्ज और कैथी लुट्स उस घर में रहने आ गए। हाँ, और उन्होंने वो घर खरीदा भी बहुत कम दाम में, सिर्फ $80,000 में। शायद उन्हें लगा होगा कि अच्छी डील है। उस वक्त के हिसाब से भी कम ही होगा। वो कैथी के 3 बच्चों के साथ वहां शिफ्ट हुए। बिल्कुल। आते ही उन्होंने सोचा कि घर को पवित्र करवा ले, तो एक पादरी दोस्त थे, फादर राल्फ पेकोरारो, उनको बुलाया। और यहीं से चीजें अजीब होनी शुरू हुई। हाँ, उनके मुताबिक जैसे ही फादर ने आशीर्वाद देना शुरू किया, उन्हें एक भारी मर्दाना आवाज सुनाई दी, बाहर निकलो। बाप रे। और अचानक उन्हें बहुत तेज ठंड लगने लगी। ये तो बस शुरुआत थी। तो इसके बाद लुत्स परिवार का दावा है कि अगले 28 दिनों तक उनके साथ अजीब और डरावनी चीजें होती रहीं और वो बढ़ती ही गईं। 28 दिन? किस तरह की चीजें, कुछ बताएंगे? हाँ, उनके दावों के हिसाब से घर में अचानक अजीब ठंडे स्पॉट्स बन जाते थे। बिना मौसम के मक्खियों के झुंड आ जाते थे। मक्खियां सर्दियों में? हाँ, खासकर ऊपर के एक कमरे में। फिर दीवारों से, चाबी के छेदों से हरे रंग की कीचड़ और काला गोंद जैसा कुछ टपकता था। सुनने में ही भयानक लग रहा है। और बच्चों के साथ? उनकी जो सबसे छोटी बेटी थी मिस्सी, उसने कहा कि उसका एक अदृश्य दोस्त बन गया है, जोडी। जोडी? हाँ, जो दिखने में सूअर जैसा था और उसकी आंखें लाल चमकती थीं। अरे बाप रे। इसके अलावा दरवाजे अपने आप जोर से बंद होते थे, फर्नीचर अपनी जगह से हिल जाता था। और जॉर्ज और कैथी ने खुद क्या महसूस किया, उनके साथ भी कुछ हुआ? कैथी का दावा था कि वो एक बार हवा में उठ गईं और किसी अनदेखी ताकत ने उन्हें थप्पड़ मारा। हवा में उठ गईं? हाँ, और जॉर्ज हर रात ठीक 3:15 बजे जाग जाता था। 3:15? ये तो... हाँ, माना जाता है कि डेफियो हत्याएं भी लगभग इसी समय हुई थीं। जॉर्ज के व्यवहार में भी बदलाव आने लगा। उसे लकड़ी काटने का जुनून सवार हो गया, वो ज्यादा गुस्सैल हो गया। और उन्हें बेसमेंट में वो लाल कमरा भी मिला था ना? हाँ बिल्कुल, एक छोटा सा छिपा हुआ कमरा, पूरा लाल रंग का। और अजीब बात यह थी कि उनका जो कुत्ता था वो उस कमरे के पास जाने से भी डरता था। 28 दिनों में इतना सब कुछ, फिर उन्होंने क्या किया? जाहिर है वो रुके नहीं होंगे। बिल्कुल नहीं। 14 जनवरी 1976 को वो अचानक घर छोड़कर चले गए, अपना सारा सामान वहीं छोड़कर, और फिर कभी वापस नहीं आए। सब कुछ छोड़कर? हाँ, और इसके बाद मार्च 1976 में एंट्री होती है एड और लोरेन वॉरेन की, मशहूर पैरानॉर्मल जांचकर्ता। ओह, वॉरेन दंपत्ति, उनका नाम तो ऐसी कहानियों में अक्सर आता है। हाँ, उन्होंने घर का दौरा किया और दावा किया कि वहां एक बहुत बुरी अमानवीय शक्ति मौजूद है। और उनकी जांच से वो मशहूर तस्वीर भी तो सामने आई थी। हाँ, वो भूतिया लड़के वाली तस्वीर, जिसमें कथित तौर पर एक दरवाजे से एक छोटा लड़का झांक रहा है। उस तस्वीर ने तो कहानी को और हवा दे दी। लेकिन कहानी का दूसरा पहलू भी तो है। मतलब क्या ये सब सच था? इस पर सवाल भी तो उठे होंगे। बहुत ज्यादा। शक करने वाले कहते हैं कि ये पूरी कहानी पैसों के लिए गढ़ी गई थी, एक होक्स था। अच्छा, किस आधार पर? वो कहानी में कई विसंगतियों की तरफ इशारा करते हैं। और ये तो सच है कि लुट्स ने अपनी कहानी एक लेखक जे आंसन को बेची, जिन्होंने 1977 में द एमिटीविल हॉरर नाम की किताब लिखी
और वो जबरदस्त हिट हुई। तो पैसों का एंगल तो था। बिल्कुल। कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि ये सब उनके वकील विलियम वेबर के साथ मिलकर रची गई एक साजिश थी। साजिश? किस लिए? ताकि वो घर के एक मुश्किल मॉर्गेज से निकल सकें और कहानी बेचकर पैसा कमा सकें। तो मतलब एक तरफ इतने डरावने अनुभव के दावे हैं, दूसरी तरफ धोखाधड़ी के आरोप। तो सच क्या है? कहीं बीच में? हो सकता है। कुछ लोग मानते हैं कि डेफियो हत्याओं की भयावहता ने और शायद डेफियो की कथित तांत्रिक गतिविधियों में दिलचस्पी ने घर में वाकई एक नकारात्मक ऊर्जा छोड़ दी हो, जिसे शायद लुत्स परिवार ने महसूस किया। हाँ, महसूस किया हो। और हो सकता है बाद में कहानी को थोड़ा बढ़ा चढ़ाकर पेश किया गया हो, पैसा कमाने के लिए या डर के मारे, कहना मुश्किल है। लेकिन सच जो भी हो, इस विवाद के बावजूद एमिटीविल हॉरर अमेरिका की सबसे टिकने वाली, मतलब सबसे स्थायी भूता घर कहानियों में से एक बन गई है ना? बिल्कुल। आप सोचिए 15 से ज्यादा फिल्में बन चुकी हैं इस पर, अनगिनत टीवी शो, डॉक्यूमेंट्रीज। इसने पॉप कल्चर में अपनी एक बहुत मजबूत जगह बना ली है। ये दिखाता है कि कैसे एक असली त्रासदी, फिर उसमें कथित अलौकिक घटनाओं का पुट और फिर मीडिया का तड़का मिलकर एक किंवदंती बना सकते हैं। सही कहा। तो अंत में सवाल वहीं का वहीं है। 112 ओशन एवेन्यू में असल में हुआ क्या था? क्या वो घर वाकई भूता था या ये सब एक बहुत चालाकी से बुना गया जाल था? ये सवाल शायद हमेशा रहेगा। हाँ, लेकिन एक बात सोचने वाली है। इतने शक, इतने सवालों और सबूतों की कमी के बावजूद एमिटीविल जैसी कहानियां लोगों के मन पर इतनी गहरी छाप क्यों छोड़ती हैं? शायद ये असली खौफ और अनजाने के डर का वो अजीब सा मिश्रण है जो हमें हमेशा अपनी तरफ खींचता है ना? बिल्कुल। वही रहस्य, वही सवाल, शायद इसीलिए कहानियां जिंदा रहती हैं।